बच्चों नोट्स मिल गए आपको? नोटबुक निकालो प्लीज, जल्दी से। नोटबुक में हेडिंग लिखो, चार्जेबल सेक्शन। चार्जेबल सेक्शन। नोटबुक में हेडिंग लिखना चार्जेबल सेक्शन, और आगे एरो करके लिखो रेफर चार्ट ऑन पेज नंबर। चेक करो कलर नोट्स में कौन से पेज पे है ये वाला चार्ट। पेज नंबर फर्स्ट। कलर नोट्स को अलग नंबर दिया है, और बाकी रेगुलर नोट्स को कंटिन्यू, ठीक है। दे दिया रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद हेडिंग लिखो नेक्स्ट। हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशंस। हाउस प्रॉपर्टी फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशंस लिखा? हाँ, इस चार्ट का रेफरेंस दो। ये कहाँ है, देखो कौन से पेज पे है। दे दिया। देन पुट द हेडिंग chart 1 how to calculate NAV। chart 1 how to calculate NAV, net annual value। ठीक है, ये पेज का रेफरेंस दो, कौन से पेज पे देखो। दिया। नाउ लिसन एंड आंसर फ्यू क्वेश्चंस, सुनो। पहले ये बताओ, सेक्शन 22 जो चार्जेबल सेक्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वो क्या बोलता है? तीन कंडीशंस मीट होने पे आप इस हेड में इनकम को टैक्स करोगे, ठीक है। कौन से तीन कंडीशंस है वो बताओ। फर्स्ट क्या था, सुबह पढ़ा था, स्ट्रक्चर का होना जरूरी है। सिर्फ एक खाली जमीन के टुकड़े को अगर आप रेंट पे देते हो, उससे जो रेंटल इनकम मिलता है दैट इज नॉट टू बी टैक्स्ड अंडर दिस हेड, ठीक है। वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड से जो किराया मिलता है वो कहाँ जाएगा? वो अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। इस हेड के लिए आपको एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। स्ट्रक्चर मतलब कोई बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है ना, और वो बिल्डिंग को चिपक के जो जमीन है वो भी बिल्डिंग का ही पार्ट होता है। लैंड एपिचरेंट टू दी बिल्डिंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई गार्डन है, कोई गराज है, इट इज अ पार्ट ऑफ दी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये सबसे आपको रेंटल इनकम मिल रहा है, बराबर। अच्छा, स्ट्रक्चर होना जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? असेसी उस स्ट्रक्चर का ओनर रहना चाहिए, असेसी उस स्ट्रक्चर का मालिक रहना चाहिए, ओनर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ओनरशिप को मैंने थोड़ा क्लैरिफाई किया है। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर आप प्रॉपर्टी को बेसिकली रजिस्टर नहीं कर रहे हो खुद के नाम पे, बट वो प्रॉपर्टी का पोजेशन आपके पास है, आपने थोड़ा पेमेंट भी कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलमोस्ट आपने डन कर दिया है, तो आप ओनर जैसा ही ट्रीटमेंट होगा आपको, ठीक है। एक और चीज ध्यान दो यहाँ पे, और बताओ ना, लीज होल्ड लैंड आएगा या फ्री होल्ड लैंड? दोनों कवर होते हैं। अच्छा, अब जमीन के मालिक रहना जरूरी है क्या? नहीं। अगर आप एक फ्लैट को ओन करते हो, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्ट्रक्चर, और उसको रेंट पे देने से हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट था कि असेसी उसको खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर है, वो एक क्लिनिक को ओन करता है और वो वहां पे खुद का प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है,
तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा ही नहीं, वो आएगा बिजनेस इनकम में। ठीक है, तो असेसी खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बट अगर असेसी ने किसी को रेंट पे दिया है और टेनेंट खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, चलेगा, चलेगा। टेनेंट कैन यूज इट फॉर हिज बिजनेस। जो ओनर है, जो मकान मालिक है, वो खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको और सिंपल बोलूं, सिंपल तरीके से बोलूं, फॉर एग्जांपल ये जो बिल्डिंग है, हमारा जो ओनर है बिल्डिंग का, वो इस बिल्डिंग को गोडाउन बोल के यूज करता है खुद के बिजनेस के लिए, तो वो ये हेड बन जाएगा। बट अगर वही चीज उसने गोडाउन बोल के यूज नहीं किया और उसने किराए पे दे दिया और हम लोग हमारा बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके लिए तो हाउस प्रॉपर्टी, हमारे लिए बिजनेस इनकम है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो। अच्छा, ये तीन कंडीशंस मीट होने पे आपको हाउस प्रॉपर्टी इस हेड में उसको टैक्स करना है। जो भी हाउस प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके तीन टाइप्स है। हाउस प्रॉपर्टी के तीन टाइप्स बताओ, कौन से तीन टाइप्स? या तो लेट आउट हो सकता है, या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, या तो डीम्ड टू बी लेट आउट हो सकता है। ठीक है, बाद में लिखो, बाद में लिखो, बाद में लिखो। लेट आउट क्या होता है? जहां से आपको रेंट मिल रहा है वो लेट आउट प्रॉपर्टी, जहां से आप अर्न कर रहे हो कुछ। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है? जहां पे आप खुद यूज कर रहे हो, एसेंशियली इट इज फॉर रेसिडेंस, खुद के रेसिडेंस के लिए अगर आप कोई घर को यूज करते हो, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। आपके पास कितने भी घर रहो, बट आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। कितने घर को? दो घर को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा घर है एसएससी के पास, सब खाली पड़े हैं, उसमें से दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है। बैलेंस जो बचे कुछ घर है जिसको किराए पे नहीं दिया आपने, वो डीम टू बी लेट आउट हो जाएगा। वो आपकी गलती कि आपने उसको रेंट पे नहीं दिया, गवर्नमेंट उसको डीम करेगी लेट आउट, और गवर्नमेंट उस पे इनकम अंदाजा निकाल कर टैक्स लगाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो आपको रन करना है। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट में आपको निकालना होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालोगे? ये देख लो, फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीईवी। ठीक है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है अनलेस क्वेश्चन में वैसा लिखा है। जीईवी में से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, मैंने आज सुबह आपको कुछ बताया था रिलेटिंग टू म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आपको अलाउ किया जाएगा as expense only if you are paying it as the owner of the property. If you're collecting municipal tax from the tenant, then this should not be deducted. ये माइनस तभी करोगे जब आपने अपनी जेब से भरा है, तभी वो आपका खर्चा है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। ये जो एनएवी है, एनएवी की अमाउंट से आपको दो चीजें माइनस करनी है। फर्स्ट चीज माइनस करो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। कितना परसेंट? 30%। ठीक है, 30% जो माइनस कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने सारे आपके बिजनेस सारे आपके घर से रिलेटेड खर्चे कंसिडर कर लिए। जैसे कि रिपेयर है, मेंटेनेंस है, पेंटिंग का कुछ काम है, कुछ भी काम है, ठीक है, रिलेटिंग टू दी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड है ना, वो सब इन्होंने कलेक्टिवली 30% में अलाउ कर दिया। ये भी हो सकता है क्या कि आपका जो घर है जिसको आपने किराए पे दिया है, वो डेप्रिसिएट भी होगा, तो डेप्रिसिएशन पे खर्चा होता है, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा अलग से माइनस नहीं करना है। इट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और कुछ इसके बाहर आपको खर्चा दिया है क्वेश्चन में, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, और इसमें से आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? 24B का इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट घर के लिए अगर आपने कहीं लोन लिया है, ठीक है, तो आप 24B इस सेक्शन में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके माइनस कर सकते हो। ये सब माइनस करने पे आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम फाइनली आ गया। इतना सिंपल सा फॉर्मेट है। जीवी लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% का, एंड देन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। इतना माइनस करो, आगे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ अगर ये प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप खुद यूज कर रहे हो, जीवी जीरो होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होंगे, एनएवी भी जीरो होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट एक ही चीज है घर से रिलेटेड सेल्फ ऑक्यूपाइड जो आपको अलाउ की जाएगी। बेसिकली अगर आपने खुद के घर के लिए बैंक से लोन लिया है, तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपको अलाउ कर रहा है लॉ, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो भी इंटरेस्ट था आपने जो पे किया, वो एज लॉस आप क्लेम कर सकते हो। तो आपको लॉस होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओनली इफ यू पेइंग इंटरेस्ट, एंड दिस लॉस इज एन एडवांटेज। व्हाई?
ये लॉस को आप यूज कर सकते हो, आपका दूसरा लेट आउट प्रॉपर्टी से जो गेन आया उसको एडजस्ट करके आपका इनकम कम हो जाएगा और टैक्स कम आएगा। लॉस इनकम टैक्स में अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, तो होता है ऐसा। सी सी मैं बताता हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को बोले कि भाई मेरे को पैसा आप कैश में दो और बैंक में कम दो ताकि मैं इनकम को कम कर सकूं। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ टैक्स की चोरी, है ना, ये तो टैक्स इवेट कर रहे हो आप सीधा सीधा। ओके, ब्लैक मनी है ये तो। और अगर कल को समझ में आया तो, है ना, कल को समझ में आया तो कॉन्सिक्वेंस तो बहुत सीवियर है। बी रेडी टू बियर दोस कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। अच्छा बच्चों, ये आपको समझा, फॉर्मेट बहुत सिंपल है, राइट। अब यहाँ ध्यान दो सभी लोग, इतना सिंपल सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट से आप सारे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस लिटरली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दो चीजें सीखनी है। कौन सी दो चीजें आपको ढंग से सीखनी है? एक तो जीवी कैसे निकालते हैं वो सीखना है। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट एक बार वो समझ में आ गया तो वो भी बहुत इजी चीज है, ठीक है। सच में चैलेंजिंग चीज कोई है तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 बी, इसको समझना। बट ये दो चीजों पे अगर आपका होल्ड अच्छा आ गया तो आपको हाउस प्रॉपर्टी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। दो चीजें हम लोग सीख रहे हैं मेजरली, जीएवी को कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 बी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तो जीवी के लिए यहाँ पे हम सभी लोग आएंगे चार्ट नंबर 1 में, ये जीवी एनएवी हम लोग यहां से सीख रहे हैं कैलकुलेट करना। ओके, तो कुछ चार पांच स्टेप्स हैं जो रन करके आपको जीवी वगैरह सब कैलकुलेट करने मिलेगा, राइट। बिफोर वी डू दैट, मैंने आज सुबह आपको चार टर्म सिखाए थे। ये देखो, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपैलिटी जो होती है, लोकल अथॉरिटी, उनके हिसाब से आपके प्रॉपर्टी से कितना किराया साल भर का मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज म्युनिसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। सेकंड इज फेयर रेंट। फेयर रेंट इज समथिंग जो एक वैल्यूअर डिसाइड करता है। वैल्यूअर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होता है और उसके कैलकुलेशंस म्युनिसिपैलिटी से अलग हो सकते हैं क्योंकि अलग लोग निकाल रहे हैं, सबका अपना अपना दिमाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। रेंट कंट्रोल एक्ट हर स्टेट का अलग बनता है, उसमें भी रीजन वाइज आपका जो एरिया आप जहां रहते हो उसके हिसाब से एक ब्लैंकेट रेट निकालते हैं, है ना। मैंने आज सुबह बताया था, क्या बताया था आपको? कोई स्पेसिफिक एरिया है उसका एक पर स्क्वायर फीट रेट निकालते हैं कि भाई इस एरिया में इतना इतना रेंट मिलता है, कोठा में इतना इतना रेंट मिलता है, ठीक है। बट दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट। क्यों? तो हाँ, सेम एरिया में हो सकता है कि आपका लोकेशन चेंज हो रहा है तो आपका रेंट अलग हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सुबह वो है एक्चुअल रेंट। वेरी वेरी ऑनेस्टली बच्चों यहाँ ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग के तीन तो आपको क्वेश्चन में रेडीमेड देगा वो। स्टैंडर्ड रेंट ये है, फेयर रेंट ये है, म्युनिसिपल वैल्यू ये है, इसको हम थोड़ा ना कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कैलकुलेशन जो टेस्ट किया जाएगा वो एक्चुअल रेंट में टेस्ट किया जाएगा। तो एक्चुअल रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम दी टेनेंट, जो हमें एक्चुअली मिला है या जो मिल सकता था, ये सबको कलेक्टिवली एक्चुअल रेट बोलते हैं। फिर से बता रहा हूं क्या बोला, और ये लाइन को ना मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से दिमाग में रखो। जितना अमाउंट मेरे को मिला एक्चुअल रेंट है, बट जितना मिल सकता था ना, पॉसिबिलिटी था मिलने का, वो भी एक्चुअल रेंट का ही पार्ट है, ठीक है। इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर सपोज मैंने 12 महीने उसको लेट आउट किया, 12 महीने, ठीक है, 12 महीने में से 2 महीने का किराया मेरे को टेनेंट ने दिया ही नहीं, लास्ट के 2 महीने का, उसके बाद मैंने उसको निकाल दिया, ठीक है। तो 10 मंथ्स का मेरे को रेंट मिल गया, बाकी 2 महीने का उसने दिया नहीं, ठीक है। तो जो मेरा एक्चुअल रेंट होगा वो 12 मंथ्स के हिसाब से निकलेगा, 10 मंथ्स के हिसाब से। क्यों 12 मंथ्स के? 10 मंथ्स का तो मिल गया, 10 मंथ्स का तो मिल गया, इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। 2 महीने का मिल सकता था क्या? मिल सकता था यार, मैंने तो उसको किराए पे दिया यार, मैं तो वेट कर रहा था टेनेंट मेरे को कब पे करेगा, बट टेनेंट ने मेरे को पेमेंट नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। वो रिसीवेबल जो भी है वो भी आपके एक्चुअल रेंट का पार्ट होगा। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का रेंट आपका एक्चुअल बनेगा। सुबह का एग्जाम्पल याद है, 10,000 हर महीने का किराया है, पूरे 12 महीने उसको लेट आउट किया,
10 मंथ्स का मेरे को रेंट मिल चुका है, मेरे हाथ में आ गया पैसा, 2 महीने का पैसा आया नहीं है, इन सच केस एक्चुअल रेंट का नंबर कितना आएगा? 1 लाख, 1,20,000 या 1 लाख, 1,20,000 पूरे 12 महीने का। समझा? ठीक है, राइट, चलो। अच्छा, ये देखो, ये जो एग्जाम्पल था बच्चों, 12 मंथ्स में से 10 मंथ्स का मेरे को मिल गया पैसा, 2 मंथ्स का मेरे को पैसा नहीं मिला। ठीक है, ये जो पैसा मेरे को नहीं मिला ना, इसको हम लोग, एक टर्म है, मेरा नुकसान हो गया क्या? मेरा नुकसान तो हो गया, क्यों? पैसा नहीं मिला ना, नुकसान तो हो गया। दिस इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड रेंट। क्या बोलते हैं इसको? अनरियलाइज्ड रेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनरियलाइज्ड? बैड डेट, बैड डेट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड रेंट। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 12 मंथ्स का जो हिसाब है, इसको क्या बोलोगे? ये आपका एक्चुअल रेंट। ये क्या है आपका? एक्चुअल रेंट। तो जो 2 महीने का किराया नहीं मिला, उसको हम लोग क्या टर्म दे रहे हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। वेरी सिंपली, अनरियलाइज्ड रेंट इज योर बैड डेट, जो पैसा आपको आना चाहिए था वो टेनेंट ने नहीं दिया। ठीक है, राइट, वेरी गुड। अब बच्चों एक और एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 25 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 26 को खत्म होता है। ये टोटल जो 12 मंथ्स है आपके, इसमें से स्टार्टिंग के 4 महीने वेकेंट था, वो वेकेंट, खाली पड़ा था, वेकेंट था। ठीक है, अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या होता है पता है? बैलेंस 8 मंथ्स मेरे को किराएदार मिल गया, और उसने मेरे को यहां पे किराया दिया इसका। ठीक है, से 10,000 रुपीज इंटू 8 मंथ्स का मेरे को 80,000 रुपए का किराया मिला। ओके, तो आप लोग बताओ ना बच्चों, यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा? 1,20,000 होगा एक्चुअल रेंट। हाँ, कि 80,000? 80,000। बच्चों एक्चुअल रेंट फिर से स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या लाइन बताया था वहां से, इसलिए वो लाइन समझना, उस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है ना? इसलिए मैं आपको वही तरीके से बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल रेंट? अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल, जितना मिला या मिल सकता था। 8 महीने का तो मिल गया, तो 8 महीने का तो डेफिनेटली एक्चुअल रेंट में आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 8 मंथ्स का तो एक्चुअल रेंट में आएगा ही आएगा। लेट्स टॉक अबाउट ये 4 महीने का क्या है? सब 4 महीने एक्चुअल रेंट में आएगा नहीं आएगा? घर खाली था क्या? उसको किराए पे देने की मेरी इच्छा तो थी, बट कोई मिला नहीं मेरे को किराएदार। सुनो सुनो, वही पॉइंट पर। क्या हो गया? हाँ, दे दो यार प्लीज। देखो क्या बताया मैंने, ये जो 4 मंथ्स है, स्टार्टिंग के 4 महीने, ये 4 महीने में मेरे को जो रेंट मिल तो सकता था ना यार। अगर मैं उसको, मेरे को किराएदार मिल गया सपोज, तो मेरा तो घर खाली है, मैं तो देने को मैंने लेट आउट के लिए उसको रखा ही था। ठीक है, द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, जो 4 मंथ का वेकेंसी का जो लॉस हो गया मेरा, दैट इज नॉट वॉलंटरी यार। कोई भी पर्सन अगर अपने घर को किराए पे देने की इच्छा रखता है और 4 महीने उसको किराएदार नहीं मिल रहा है, तो उसकी बदकिस्मती वो। ठीक है, बट इसको मिल तो सकता था। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन में इसने स्टार्टिंग के 4 मंथ्स उसने खुद यूज किया है। आपको सुबह का केस याद है, मैंने जहां पे आपको बताया था कि पूरे 12 महीने में से स्टार्टिंग के 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, बैलेंस 10 मंथ्स लेट आउट था। इस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था, जब ये खुद यूज कर रहा है तो यहाँ पे 2 मंथ्स का उसको किराया मिलने का चांस ही नहीं है। कैसे देगा वो किसी को किराए पे जब वो खुद ही यूज कर रहा है? उसका इंटेंशन ही नहीं उसको लेट आउट करने का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 मंथ्स को एक्चुअल रेंट माना था। यहाँ पे क्या होगा बताएं, यहाँ पे पूरे 12 महीने का जो रेंट होगा वो एक्चुअल रेंट होगा। क्या होगा? एक्चुअल रेंट। क्यों? क्योंकि ये तो मिल तो सकता था, मिल तो सकता था, उसका इंटेंशन था उसको लेट आउट पे करने का। वो अलग बात है कि उसको कोई किराएदार नहीं मिला। समझ में आया? मैं बताता हूँ पूरा पॉइंट, अभी सिर्फ एक्चुअल रेंट के कॉन्सेप्ट पे हम लोग अटके हुए। ठीक है, ये जो 4 महीने का जो उसका नुकसान हो गया, दिस इज ट्रीटेड एज वेकेंसी लॉस। इसको क्या बोलते हैं? वेकेंसी लॉस। क्या बोलते हैं इसको? वेकेंसी लॉस। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल रेंट मतलब क्या? जितना अमाउंट मिला
या जो मिल सकता था, पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे 4 महीने, अगर मेरे को कोई किराएदार मिल जाता, यही किराएदार अगर पहले आ जाता था तो मेरे को मिल जाता था रेंट पूरे साल भर का। सो पॉसिबिलिटी को भी हम लोग कंसिडर करके एक्चुअल रेंट का पार्ट मानते हैं। ओके, 12 मंथ्स का रेंट एक्चुअल रेंट होगा। या फिर सिचुएशन फ्लिप कर दो, स्टार्टिंग से ही मैंने किराए पे दिया, 8 महीने किराएदार ने यूज किया, बाद में मकान छोड़ दिया उसने, तो जो बचे कुछ 4 महीने हैं जहां पे मेरे को दूसरा किराएदार नहीं मिला, वो भी एक्चुअल रेंट का पार्ट है। 12 मंथ्स पूरा एक्चुअल रेंट का पार्ट होगा। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, वेकेंसी लॉस एंड एनी रेंट विच इज अनरियलाइज्ड, ये दोनों भी किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, एक्चुअल रेंट का। समझ में आया? ठीक है, ओके, कम टू दिस पॉइंट। ये देख लो यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल फ्रॉम द टेनेंट। ये यहाँ पे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल रेंट मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई भी किया है। एक्चुअल रेंट मींस द एंटायर अमाउंट विच कैन बी रिसीव्ड। पॉसिबिलिटी को हम लोग कवर कर रहे हैं, कैन बी मतलब हो सकता है भाई कि ये आपको मिल सकता है। टू क्लैरिफाई, 12 महीने में से 1 महीना खाली है, स्टार्टिंग के 10 मंथ्स, उसके बाद के जो 10 मंथ्स थे उसका रेंट आपको मिल गया, और 1 महीना अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज मतलब बैड डेट हो गया, तो आप एक्चुअल रेंट 12 महीने का लोगे। ये 1 महीना जब घर खाली था वो भी मिल तो सकता था, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वहां पे आपको स्टार्टिंग के 1 महीना खाली रखना पड़ा घर। ठीक है, अच्छा बच्चों, और ये जो लास्ट का जो 1 महीना है यहाँ पे भी आपको रेंट मिल सकता था, वो तो टेनेंट की नीयत अच्छी नहीं है कि आपको रेंट नहीं मिला। ठीक है, फॉर और टेक्निकल रीजंस हम लोग एक्चुअल रेंट 12 मंथ्स का लेंगे यहाँ पे। समझा? ठीक है, बोलो बोलो, यहाँ पे क्या बहस करेगा बट एसएससी? एसएससी क्या बहस करेगा, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। वो बोलेगा सर देखो आप एक्चुअल रेंट 12 महीने का ले रहे हो, बट मेरे को तो पैसा जो मिला है, पैसा मॉनिटरी टर्म्स में, वो तो 10 महीने का ही मिला है ना? कितने महीने का मिला है? उसका कुछ जुगाड़ किया उन्होंने, है ना? वो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक किया नहीं पूरा। ओके, चलो बच्चों यहां आ जाओ ऊपर, और इधर जो आपका जीवी है कैसे निकालते हो वो बता रहा हूं। सभी लोग पूरा ध्यान दो, जितना आपका मेमोरी कंसंट्रेशन अच्छा होगा उतना ये जल्दी लर्न होगा। एवरीवन नीड्स टू लर्न दिस बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर ऑप्शन। तरीका ही वैसा है उसका। ठीक है, तो जीवी कैसे निकालते हैं? अब बच्चों इसमें मॉड्यूल में अलग अलग मेथड्स लिखे हैं। अब जितने डिफरेंट मेथड्स को देखोगे उतना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने जो अभी यहाँ पे मेथड जो लिखा है, इट इज अ वेरी स्लो स्टडी मेथड, जिसमें मिस्टेक्स आपके बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए। ठीक है, मिनिमम क्या, मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए ये फॉलो करोगे तो। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको जो करना है जब आप एनएवी निकाल रहे हो, बेसिकली आप अभी हम लोग एनएवी नहीं सीख रहे, हम लोग एसेंशियली अभी क्या सीख रहे बताएं, जीएवी। जीएवी रीच होने के बाद तो आपको सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, अपने आप एनएवी आ जाएगा। ठीक है, चलो तो जीएवी कैसे निकालते हो? वेरी सिंपल, पहला स्टेप होता है कैलकुलेट हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के बता रहा हूं, सुनो। सपोज इमेजिन करो एक केस हम लोग क्रिएट करते हैं जहां पे म्युनिसिपल वैल्यू दिया है से 1,20,000, फेयर रेंट दिया है 1,40,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 1,30,000। ठीक है, एंड एक्चुअल रेंट जो ना बच्चों, पूरी बात सुनना, मैंने क्या किया, 10,000 पर मंथ के किराए पे मैंने दे दिया। ओके, 12 महीने में से स्टार्टिंग के 1 महीने घर था वेकेंट, घर क्या था, वेकेंट था। बैलेंस 10 मंथ्स का मेरे को रेंट मिल गया, और लास्ट में और कितने बचे, एक और मंथ बचा, तो ये अनरियलाइज्ड है। ये सिचुएशन है, इसको सॉल्व करते हम दो प्रॉपर्ली। ठीक है, लुक एट दिस केस, और यहां पे अब हम लोग इसको साथ में सॉल्व करते हैं। राइट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, सब कुछ दे दिया आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1, कैलकुलेट हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। टेल मी व्हाट इज म्युनिसिपल वैल्यू? यहां पे नंबर, ये नंबर बोलना है, 1,20,000। ठीक है, एंड व्हाट इज फेयर रेंट? फेयर रेंट कितना है? 1,40,000। स्टेप 1 है दोनों का हायर निकालना है, 1,40,000। ओके, तो स्टेप 1 में अपना आंसर यहां पे आया है 1,40,000। ठीक है, ये जो स्टेप 1 का जो नंबर है, ठीक है, यहां बोल रहे हैं जीवी एज पर स्टेप 1 यानी कि कितना, 1,40,000 मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब ये जो स्टेप 1 का जो आपका आंसर है, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रोविजन में से बना है, डोंट आस्क क्यों, हम लोग टैक्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्यों नहीं पूछने का। ठीक है,
वो पॉइंट वैसे लिखा है उन्होंने, वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट दिस टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,30,000। तो बच्चों ये अमाउंट 1,40,000 जो निकला है, इसको आप रेस्ट्रिक्ट कर दो कितने पे? 1,30,000 पे। बेसिकली दिस और 1,30,000 विच इज लोअर, विच इज लोअर। तो बोलो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा, मतलब ये स्टेप 2 तक 1,30,000। दिस 1,30,000 वी कैन टर्म दिस एज एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? एक बार फिर से सुनो। स्टेप 1 में क्या किया? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। स्टेप 2 में वी रेस्ट्रिक्टेड दिस अमाउंट टू स्टैंडर्ड रेंट। बेसिकली स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, वो कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। इन सिंपल लैंग्वेज आपको क्या करना बताए, आपको ये चीज जो है कैलकुलेट करनी है, नेट नेट क्या करना है बता रहा हूं। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो कलेक्टिव आंसर है, इसको आप क्या बोलोगे? एक्सपेक्टेड रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। कैसे? एग्जाम में, एग्जाम्पल में अगर आपको जीएवी निकालने के लिए बोलता है, डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट से स्टार्ट करो। वहां लिखो एक्सपेक्टेड रेंट, सीधा नंबर लिख दो, मेंटली कैलकुलेशन कर लो। क्या मेंटली कैलकुलेशन करोगे? दोनों में से हायर निकालो, 1,40,000, इसको रोको 1,30,000 तक, तो क्या आएगा आंसर? दैट 1,30,000 इज डायरेक्टली योर एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न शॉर्टकट्स जो अलाउ किए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड रेंट से स्टार्ट करो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया आपका? 1,30,000। अगर आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं वो भी सही है। फर्स्ट स्टेप क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच हायर। सेकंड स्टेप क्या है? उसको आप वापस रोक रहे हो स्टैंडर्ड रेंट तक, और आपका जो आंसर आ गया स्टेप 2 के एंड में, वो है आपका एक्सपेक्टेड रेंट। समझा? नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका फेवरेट, बोल रहा है कैलकुलेट एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट निकालो। एक्चुअल रेंट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट बट बिफोर डिडक्टिंग वेकेंसी लॉस। पहले एक काम करो, एक्चुअल रेंट बताओ मेरे को कितना आ रहा है इस एग्जांपल में। एक्चुअल रेंट 12 महीने का लोगे कि 10 महीने का कि 9 महीने का? 9 महीने का तो आएगा नहीं, सॉरी, 12 महीने का या 11 महीने का या 10 महीने का? 12 महीने का, राइट, वेरी गुड। तो बताओ 12 मंथ्स का कितना हो गया? 12 मंथ्स इंटू 10,000, 1,00,000। ओके, 1,20,000। अब ये क्या बोल रहे हैं पता है? गवर्नमेंट को ये जाके बोलेगा सर 1,20,000 आप एक्चुअल रेंट ले रहे हो, मेरे को तो इतना पैसा मिला ही नहीं है। तो गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है, एक काम कर, जितना तेरे को रेंट नहीं मिला ना, जो अनरियलाइज्ड है, वो माइनस करने देंगे तेरे को यहां से। बताओ अनरियलाइज्ड रेंट कितना है? हाँ, 10,000 माइनस कर दो यहां से, कितना है? 1,10,000। ये एक और चीज बोल रहा है, सर 1 महीना घर खाली था, वो एक्चुअल रेंट में आ गया। ठहरो जरा, ठहरो। वो जो वेकेंसी का जो लॉस है ना, वो एंड में माइनस करना है, एंड में माइनस करना है। समझ में मैं क्या बता रहा हूं? ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेप 3 में एक्चुअल रेंट निकाला पूरे 12 महीने का, उसमें से माइनस अभी कर दिया अनरियलाइज्ड रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना था? 10,000। माइनस करने में कितना है? 10,000। बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वेकेंसी, अभी वेकेंसी का लॉस माइनस नहीं करना है, वो लास्ट में माइनस करता है। ठीक है, अच्छा आप यहां तक आ गए। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट स्टेप 2 और स्टेप 3 विच इज हायर। स्टेप 2 एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 1,30,000। और एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कितना था? 1,10,000। ये दोनों में से हायर कौन सा है? तो 1,30,000 यहां तक ले लो, ले लिया 1,30,000। अब बच्चों जो लास्ट आपका स्टेप है, इसमें 1,30,000 में से माइनस करो वेकेंसी का लॉस। वेकेंसी का लॉस 1 महीने का कितना हो गया? 10,000। ये माइनस करने पे आपका फाइनल जीवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 1,20,000। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, फॉर्मेट जो दिया है वो फॉर्मेट को बस लर्न करना है। एक दो चीजें लॉजिकली बता रहा हूं, सुनो, फॉर्मेट के पीछे का रीजनिंग बता रहा हूं, जिसको रीजनिंग थोड़ा समझना है ध्यान दो। बहुत अच्छे से सोच समझ के लिखा है इन्होंने प्रोविजन। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। बच्चों इफ यू सी, बहुत सारे लोग क्या करते पता है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को झूठ बोलते हैं। जैसे कि अभी एक केस आप पूछ रहे थे कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि हम लोग टेनेंट को बोले कि भाई तू पैसा हमें कम दे, है ना, बैंक अकाउंट में कम पैसे ले लिए, और आसानी से आप बोल रहे हो गवर्नमेंट को सर हमें तो किराया मिला ही नहीं, ज्यादा किराया मिला ही नहीं हमें। और आप ये बोल के आप गवर्नमेंट को बेवकूफ बना रहे हो, और आप टैक्स ऑब्वियसली कम भर रहे हो क्योंकि आपका इनकम आपने कम शो किया है। गवर्नमेंट क्या बोल रही पता है?
भले ही आपने एक्चुअली सस्ते में दे दिया होगा टेनेंट को, किराया आपको ज्यादा नहीं मिल रहा है, बट हम लोग यहां क्या करें, लुक एट स्टेप 4 एंड टेल मी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेप 4। स्टेप 4 बोल रहा है कैलकुलेट जीवी हायर ऑफ 2 और 3। स्टेप 3 में भले ही आप छुपा के एक्चुअल रेंट को कम कर रहे हो खुद से पैसे कम लेके, बट ये जो स्टेप 2 तक का जो हिसाब हुआ है ये सब गवर्नमेंट निकाल रही है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इसमें एसएससी कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकता है, ये तो अमाउंट्स ऑलरेडी रेडीमेड है। दिस इज नॉट समथिंग जो एसएससी डिराइव करता है वैल्यूज का। समझ में आया क्या? बेसिकली एक्सपेक्टेड रेंट का पूरा हिसाब कौन कर रहा है? एसएससी कर रहा है क्या? नहीं, एसएससी के कंट्रोल के बाहर है। हाँ, एसएससी अगर एक्चुअल रेंट कम भी कर देगा, सपोज एक्चुअल रेंट में बोल रहा हूँ सर मेरे को बहुत ही कम मिला, ठीक है, तो अगर एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, स्टेप 3 अगर आपने बहुत कम कर दिया छुपा के टैक्स की चोरी करने के इंटेंशन से, आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि स्टेप 2 और 3 जो हायर है वो स्टेप 4 में हम ले रहे हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का वैल्यू मैटर करेगा यहाँ पे। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आप अगर कम पैसे चार्ज करोगे तो भी गवर्नमेंट आके बोलेगी नहीं भाई हमारा हिसाब सही है। ओके, समझा? ये बता सकते हो हाउस प्रॉपर्टी के 3 टाइप्स, लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम्ड टू बी लेट आउट। ये जो जीवी जीवी जो कैलकुलेशन सीख रहे हैं ये लेट आउट के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए? क्यों लेट आउट के लिए? अरे सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जीरो है यार। सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है, जीवी जीरो। सेल्फ ऑक्यूपाइड क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं, फुल टॉस बॉल है, छक्का मारना है। छक्का मारने पे 10 रन। अच्छा मजाक था, ठीक, मजाक था। अच्छा बच्चों, और लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? डीम टू बी लेट आउट। अब इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुना। सुबह बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सर ऐसा कैसा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, हमें तो किराया नहीं मिला, टैक्स कैसे लगेगा? देखो खुद ही बोलो, डीम टू बी लेट आउट में आपको निकालना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन जीएवी का। कैन यू टेल मी डीम टू बी लेट आउट में क्या होगा? बच्चों डीम टू बी लेट आउट में आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, उसके आगे कैलकुलेशन होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको किराए पे दिया ही नहीं कि आप एक्चुअल रेंट निकालोगे। मेरी बात सुनो सभी लोग यहाँ पे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आपका स्टेप 1 स्टेप 2 निकलता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट जितना मिल सकता था, रेंट बेसिकली जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से जो एक्सपर्ट निकाल रहा है फेयर रेंट, और जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रेंट है, ये सारे नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। यू कैन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट इजिली। द प्रॉब्लम इज जब मैं घर को ऐसे ही खाली रखता हूं, जबरदस्ती वो डीम टू बी लेट आउट गवर्नमेंट मान रही है, स्टेप 3 जीरो हो जाएगा। क्यों स्टेप 3 जीरो होगा बताओ आप खुद ही। घर खाली पड़ा है, जबरदस्ती उसको डीम किया गवर्नमेंट लेट आउट, तो मेरे को रेंट तो मिला ही नहीं, तो एक्चुअल रेंट जीरो है। इवन इफ योर स्टेप 3 जीरो, व्हाट वुड हैपन इज स्टेप 2 और 3 विच इज हायर ले रहे, कहां पे? स्टेप 4 में, है ना? तो इसका मीनिंग क्या है? जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है ना, गवर्नमेंट इसी को मान ले रही है जीवी। वैसा नहीं रहता है, दैट इज नॉट द थिंग। मैं बताता हूँ, हमारा इंटेंशन भी तो मैटर करता है यहाँ पे। मेरा देने का इंटेंशन लेट आउट का, और घर खाली पड़ा है बिकॉज टेनेंट नहीं मिल रहा है, मैंने लेट आउट टू लेट आउट, बेसिकली लेट आउट करना है मेरे को, उसका मैंने बोर्ड लगाया है, फिर भी कोई नहीं मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट। बोथ आर डिफरेंट केसेस। हाँ डेफिनेटली इंटेंशन नहीं है यहाँ पे देने का किराए पे। आपको बात समझ में आई क्या? वेरी सिंपली अगर इसको मैं समराइज करूं बच्चों, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस में जीएवी आपका स्टेप 2 तक रुक जाएगा, आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट वहां निकालना होता है। ये आगे देखेंगे हम लोग, मैंने अभी बता दिया आपको, सबको समझा? देख लो वापस बता रहा हूं आपको क्या क्या करना है। व्हाट इज स्टेप 1? बगैर देख के बोलो जरा, स्टेप 1 क्या है? मैं एक काम कर रहा हूं, स्टेप 1 और स्टेप 2 में दोनों मिक्स करके बताऊंगा आपसे। एक्सपेक्टेड रेंट, सीधा बोलो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट दिस और दिस विच एवर इज लोअर। या फिर इसको ऐसे बोलो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, दिस थिंग कैन नॉट एक्सीड योर स्टैंडर्ड रेंट। ओके, अच्छा एक्सपेक्टेड निकल गया, स्टेप 1 स्टेप 2 आ गया। फिर उसके बाद व्हाट इज योर स्टेप नंबर 3? कैलकुलेट एक्चुअल रेंट, इसमें से माइनस करो अनरिलाइज्ड रेंट, ठीक है। फिर क्या करोगे? स्टेप 4, स्टेप 4 में 2 और 3 का हायर लेना है, ठीक है, हायर ऑफ 2 और 3। फिर लास्ट में आपको स्टेप 5 में
स्टेप 4 में जो आंसर निकाला है उसमें से वेकेंसी का लॉस आपको माइनस करना है। क्लियर? बोलो पक्का? फिर से बताओ, जितना रिपीट करोगे उतना बेटर। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीवी कैसे निकालते हो? स्टेप 1 एंड 2 मिक्स करके बताओ। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेट। ये सब क्या है? एक्सपेक्टेड रेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3 बेसिकली एक्चुअल रेट माइनस अनरियलाइज्ड रेट। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और 3 विच एवर इज हायर, फिर लास्ट में से माइनस करो वेकेंसी का लॉस। क्लियर? पक्का? परफेक्ट। बच्चों अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहां पे अब आप इलस्ट्रेशन 1 में आओ। चलो बोलो। डीम टू बी लेट आउट में वेकेंसी लॉस नहीं होता है। वेकेंसी लॉस का मीनिंग क्या है? मैंने घर को लेट आउट करने का पूरा इंटेंशन था, बट फिर भी कोई किराएदार नहीं मिलने की वजह से पूरा खाली था वो। ठीक है? नहीं। हाँ, हर बार स्टैंडर्ड रेंट रहना जरूरी है? नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो इग्नोर करने का उसको। नेक्स्ट स्टेप पे आओ सीधा। क्या बोल रहे हो? समझा नहीं मेरे को। हाँ, राइट। क्यों? हाँ तो उसकी गलती है, उसने रेंट पे क्यों नहीं दिया? हाँ, वैसे ही होता है। घर खाली क्यों रख रहे हो? वैसा नहीं होता, मैं बताता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, एवरीवन जिसको अभी भी कंफ्यूजन है सर डीम टू प्लेट आउट में टैक्स क्यों लग रहा है, प्लीज बता रहा हूँ, सुनो उसका रीजन। बच्चों गवर्नमेंट जो ना लग्जरी को पसंद नहीं करती है। कोई पर्सन बहुत ऐशो आराम से रह रहा है, गवर्नमेंट को सहन नहीं होता है। और एक दो चीजें और बताता हूँ आपको इसके पीछे का रीजन। ठीक है? इफ यू हैव सम प्रॉपर्टी एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग इट टू यूज नाइसली, उसको अच्छे से ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, 10-10 घर है किसी के, 10 के 10 घर खाली है, तो बच्चों आप इकोनॉमी को हेल्प नहीं कर रहे हो, नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। उसको किराए पे तो आपका इनकम होगा, देश की तरक्की होगी। वो पर्सन बोल रहा है नहीं मेरे को 10 के 10 घर यूज करना है, तो कर भाई, हम लोग टैक्स तो लेंगे। दैट इज हाउ गवर्नमेंट थिंग्स। उस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है। गवर्नमेंट टैक्स नहीं रही बिकॉज आपने इसको वॉलंटरली खुद से इसको खाली रखा है। वो तो होगा ही नहीं। एक्चुअल इन वेकेंसी लॉस टीम टू बी लेट आउट में वो निकालना ही नहीं है। मैं बताऊं आपको वेकेंसी लॉस कब होता है? 12 महीने में से उसको किराएदार मिल गया और कुछ महीने खाली था तो वेकेंसी लॉस निकालना है। चलो बच्चों, कैन यू डू वन थिंग? इलस्ट्रेशन 1 में आप ये जो अलग अलग घर है इसका आप प्लीज मेरे को जीएवी निकाल के बताओ ना। जीएवी निकालना है हर एक घर का। कौन से क्वेश्चन में? फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जीएवी ही निकालना है। एनवी अगर निकालने बोलता तो और कुछ देता था वो। नहीं, जीएवी के वो। जी एनएवी कैसे निकालोगा? वो लिखा है वहां पे। एनएवी और जीवी का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है। जीवी का म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, एनएवी आ जाएगा। वन एंड द सेम। कंफर्म करो आंसर्स। हाउस वन का 90,000 है, परफेक्ट। हाउस टू का 72,000, हाउस थ्री का 60,000, हाउस फोर का 30,000, हाउस फाइव का 78,000। लेट्स स्टार्ट राइटिंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ मत लिखो, आपकी मर्जी है आपको कितना लिखना है। मत लिखो, फेल हो जाओ। लिखो और पास हो जाओ। मेरे को फीस मिल चुका है, अपनी लाइफ सेट है यार। अपना अपना देखो। इलिस्ट्रेशन 1, कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएवी। कुछ बोल रहा था तो सॉरी। कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएवी, या शॉर्टकट लिख सकते हो, क्वेश्चन में खुद लिखा है। कॉम्प्यूटेशन जीएवी ऑफ ईच हाउस
of each house for Jayashree for AY 26-27. फॉर एसएससी का नाम लिखना, फॉर AY 26-27 लिखा। चलो बच्चों, पहले उसके नीचे लिखो, इस तरीके से लिखो, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज। वो लेट आउट है क्या है वो पहले लिखना जरूरी होता है यहाँ पे। हाँ तो हम लोग लिख रहे हैं ना क्वेश्चन में, आंसर का प्रेजेंटेशन का पार्ट है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज। फिर यहां लिखना पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे सारे घर के नाम लिख दो, हाउस 1 हाउस 2 जो भी है। हर चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। और ऊपर यहाँ पे अब 5 बार रुपीज लिखोगे, यहाँ पे ऊपर एक शॉर्टकट है इसका, अमाउंट जो भी है इस क्वेश्चन में आंसर में, अमाउंट इन रुपीज। अप टू यू। चलो उस पर लिखना बच्चों, नंबर 1 हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट से। यहां तक आपने ड्रॉ किया क्या फॉर्मेट, चलो देख लो। एक्सपेक्टेड रेंट लिखने के बाद हायर हो वो सब उड़ गया, but directly writing expected rent, no need to explain how is it calculated। सबसे फर्स्ट लिखो एक्सपेक्टेड रेंट, अप टू यू, लिख सकते हो कैसे निकाला, लिख सकते हो, बोल सकते हो एक्सपेक्टेड हाउस 1 का कितना रहे, सबका कितना है, एक एक करके बताओ। 90,000 है, हाउस 2 का 60,000, कैसे निकाल रहे हो एक बार बताओ। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया इग्नोर करो, हायर वाला ले लो दोनों का। कितना है हाउस 2 का, 60,000। हाउस 3, हाँ हाउस 3, हाउस 3 म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच इज हायर, हायर कौन सा है 65,000, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट मतलब उसको रोको ना 58,000। नेक्स्ट 25,000, राइट, एंड लास्ट 78,000। यहां तक सबके आए नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 80,000 क्यों आएगा यार, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड विच इज हायर, हायर कितना है 75,000। 75,000 को रोकना है स्टैंडर्ड रेंट के नीचे, ऑलरेडी नीचे ही हो, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, ऐसे ही होता है। 80,000 वैसे 78,000 कंपेरिजन होगा, 78,000 पे रोकोगे उसको, ठीक है। कितना आएगा 78,000, सही है। सेकेंड लिखो बच्चों एक्सपेक्टेड रेंट के नीचे एक्चुअल रेंट। अनरियलाइज्ड क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं ना, ठीक है, तो अनरियलाइज्ड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअल रेंट का नंबर बोलो कितना है, कॉपी करना है बेसिकली आपको पूरा 72,000, 72,000। यहाँ पे और नेक्स्ट क्या है 60,000, देन 30,000, लास्ट 72,000। यहाँ लिखो देयरफॉर जीएवी इज हायर ऑफ 1 and 2। वेकेंसी लॉस भी नहीं है अलग से कुछ माइनस करने के लिए, तो आप लिखो यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर। कंक्लूजन खुद से लिखो, असेसी का नाम, असेसमेंट ईयर, सारे घर के सामने वैल्यूज अलग से।
क्या हो गया, क्या हो गया? बोलो बोलो। मुन्ना कंक्लूजन लिख पहले। इतने जल्दी 7 बज गए? लास्ट के लेक्चर में जल्दी टाइम जाता है क्या? क्या? मेरा गिन के क्या होगा? 1 घंटा 1 घंटे का ही होता है नॉर्मली रोज। कंक्लूजन लिखो चलो फास्ट। पता नहीं, जैसे टाइम मिल रहा है वैसे ले रहा हूँ। डन। सबने किया? राइट, चलो। कंक्लूजन कैसे लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो कंक्लूजन में? जीएवी ऑफ जयश्री फॉर असेसमेंट 26 27 फॉर। हाँ, हाउस 1 हाउस 2 अलग से प्रेजेंट करो हर एक हाउस का। ठीक है। इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 पहले आप लोग पढ़ के आराम से डिस्कस कर लो क्या होगा। थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस का तड़का लगाया है। राजेश, अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आर ओ आर है भाई, आर ओ आर को हर इनकम टैक्सेबल होता है क्या? ओके। अच्छा, अब क्या लिखा है अपने प्रीवियस ईयर 25 26 में? आर ओ आर है, ही ओन्स अ हाउस इन लंदन विच ही हैज लेट आउट एट £10,000 पर मंथ। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन इज £8,000 ड्यूरिंग द PY 25 26। वैल्यू ऑफ £1 इन इंडियन रुपी टू बी टेकन एट 95। उसका एनएवी निकालना है बच्चों। तो क्या हो गया? फॉर्मेट वैसे ही होगा, सेम वैसे ही रखाना है। पहले एक चीज बोलो बच्चों, एनएवी निकालने के लिए पहले जीएवी निकालना पड़ेगा। कैन यू टेल मी इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है? अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए यहां पे आपको बहुत सारा डेटा नहीं दिया है। आपको म्युनिसिपल वैल्यू नहीं पता है, आपको स्टैंडर्ड रेंट नहीं पता है ना, और आपको फेयर रेंट भी नहीं पता है। ये सब इग्नोर करो। एक्सपेक्टेड रेंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि दिया नहीं नंबर। ठीक है। आपको एक्चुअल रेंट दिया है बच्चों यहाँ पे, उसने उसको कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ। तो आपको उसके हिसाब से ही उसको ही जीएबी मानना पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 12 कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। 1,20,000 पाउंड। पूरा आंसर पहले पाउंड में निकालो, लास्ट में उसको रुपये में कन्वर्ट कर दो। तो पाउंड में आपका आंसर कितना आएगा? 10,000 इंटू 12, 1,20,000 माइनस 8,000। 8,000 माइनस कर दो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स का। 1 लाख। क्या कर रहे हो तुम लोग? एनएवी बोलो ना कितना रहे? 1 लाख। 1,12,000 एनईवी आया। उसको मल्टीप्लाई करो 95 से। 1,06,40,000 ये इंडियन रूपी में उसका एनएवी आएगा। इज इट इजी? चलो लिखो आंसर इसका। मिस्टर राजेश, Mr. Rajesh is resident and ordinarily resident. Mr. Rajesh is resident and ordinarily resident. For AY 26 27. For AY 26 27. Full stop. Hence, hence, the income from house property in London, hence, the income from
house property in London shall be taxable in India. Shall be taxable in India. Full stop. अब एक काम करो, वहां पे दो कॉलम्स बनाओ, or else you can do one thing, particulars, and make two columns. रुपीस रुपीस क्यों? पाउंड रुपीस. ठीक है, हाँ. हाँ हाँ ठीक है, लिख दो. लिख दो, चलो बेटर है. कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. हाँ, नो शॉर्टकट्स. फॉर AY 26-27. Computation of net annual value for AY 26-27 for Mr. Rajesh. For Mr. Rajesh. Particulars, और यहां पे आप पहले पाउंड का सिंबल दे दो. पाउंड एंड देन रुपीस का भी कॉलम बना के रख दो, क्योंकि लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको रुपीस में. अब पर्टिकुलर्स में को नंबर 1, सबसे फर्स्ट क्या निकालना है? ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू. क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ उसको जो रेंट मिला है वही नंबर दिया है, हम लोग उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ट्रीट करेंगे. ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 10,000 उसको हर महीने मिला है, इनटू 12 कितना हो गया? 1,20,000. पाउंड में लिखोगे रुपीस में लिखोगे? अभी फिलहाल पूरा पाउंड में पूरा एंड तक कैलकुलेशन चलाओ. इधर भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपके कैलकुलेशंस बहुत मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रेप्लीकेट हो जाएंगे. इधर कुछ लिखो मत अभी फिलहाल. नंबर 2, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस. कितना है? 8,000. वो हर महीने का नहीं है, पूरे साल का है. बैंड बच जाएगी उसकी, हर महीने रहेगा तो. नंबर 3, देयर फोर नेट एनुअल वैल्यू कितना है? 1,12,000. अब लिखना नंबर 4, देयर फोर सेम लिखो, नेट एनुअल वैल्यू in INR, which is equal to, INR is Indian rupees, into 95. तो ये अब रुपीस के कॉलम लिखो, कितना है? और इस अमाउंट का कंक्लूजन लिखना, ये 1,06,40,000 इतना इसका नेट एनुअल वैल्यू है. असेसमेंट ईयर, असेसी का नाम, और एनईवी का नंबर. चलो लिखो कुछ कंक्लूजन. हो गया? सबने किया क्या बच्चों? कंक्लूजन लिख दिया सबने? ओके, कैन यू कम टू दिस चार्ट? इंटरेस्ट का एक चार्ट आपके नोट्स में है क्या? देखो वो चार्ट में आ जाओ जल्दी से. बच्चों ये हेडिंग लिखो नोटबुक में, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट. आगे लिखो चार्ट 2.
लिखा सबने? बोलो बच्चों, जितना आपका ध्यान अच्छा होगा इस वाले पॉइंट के लिए, उतना आपके आंसर्स में मिस्टेक्स कम होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिखा रहा हूं पूरे हाउस प्रॉपर्टी का, ऐसे समझ लो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट। देख लो पूरे फॉर्मेट में, फॉर्मेट क्या है आपका, कैसे निकालते हो? सबसे फर्स्ट क्या निकालते हो? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करते हो म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर ओनर ने पे किया तो। फिर क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A का 30% माइनस करते हैं, और फिर इंटरेस्ट 24B में माइनस करते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो सीखना जरूरी है। पूरा ध्यान दो यहाँ पे सभी लोग, क्या बता रहा हूं सुनो बच्चों। सी, जो इंटरेस्ट जो आपको डिडक्शन के तौर पे मिल रहा है, गवर्नमेंट इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कौन सी है, उसके हिसाब से लिमिट्स इन्होंने डिसाइड किए। ठीक है, देख लो यहाँ पे दो ब्रांचेस की है। फर्स्ट में क्या लिखा है? लेट आउट प्रॉपर्टी, या जो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डिफरेंट है, अलग है। एंड जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होता है, इधर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डिफरेंट है। ठीक है, लॉजिक मैं आपको पहले ही समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, तो आपको ये कंफ्यूजन कम होगा शुरुआत से। बच्चों, तीन टाइप के प्रॉपर्टीज है। एक है आपका लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम टू बी लेट आउट। ये तीन प्रॉपर्टीज में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां से गवर्नमेंट को कुछ खास मिल नहीं रहा है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सेल्फ ऑक्यूपाइड से गवर्नमेंट को कुछ खास नहीं मिल रहा है। ठीक है, उल्टा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर कोई पर्सन का है तो गवर्नमेंट को टैक्स तो कुछ मिलेगा नहीं, वहां से लॉसेस क्लेम करके असेसी क्या करेगा? अपना दूसरा इनकम कम कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ज्यादा यहां पे इसलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं देना है। सिंपल सा रूल है, गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है, जिधर से असेसी ने गवर्नमेंट का फायदा कुछ करवाया है वहां पे गवर्नमेंट उसका भी फायदा देखेगी। इट इज अ सिंपल सिंपल सिचुएशन बच्चों। गवर्नमेंट बोलेगी भाई तेरे वजह से मेरा फायदा हुआ क्या, तो हम भी तेरे को फायदा देंगे। तेरे वजह से मेरा फायदा कम हो रहा है, हम भी फायदा कम कर देंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं देख लो। अब यहाँ पे लिखा है जो लेट आउट प्रॉपर्टी है या जो डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम लोग जीवी वगैरह निकाल के वो असेसी को टैक्स भरने लगा रहे हैं। समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूं। लेट आउट या डीम टू लेट आउट में हम लोग जीवी निकालते हैं क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड जीवी क्या होता है? आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं, कितना इजी क्वेश्चन क्या? हाँ, क्लास में बैठे हो, थोड़ा थोड़ा तो अवेयरनेस रखो क्लास में। क्या पूछा मैंने? लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट में जीवी निकलता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीरो है। ठीक है, जब सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीवी जीरो है तो गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिल रहा है वहां से। बट लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट में जीवी आपको निकालने लगा रही है गवर्नमेंट, वो फॉर्मेट के हिसाब से। डीम टू बी लेट आउट में भी निकलता है जीवी, जो एक्सपेक्टेड है वही जीवी बन जाएगा। ठीक है, बोलने का मेरा इंटेंशन ये है, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स भर रहे हो वो इनकम पे, तो गवर्नमेंट आपको क्या बोल रही बताए? आपको इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। जितना भी आपने लेट आउट घर के लिए बैंक से लोन पे इंटरेस्ट पे किया होगा, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम आपको अलाउ कर रहे हैं विदाउट एनी लिमिट, कितना भी भरा होगा। सर 10 लाख का इंटरेस्ट पे किया, अलाउ कर दो, 10 लाख माइनस हो जाएगा। सर 20 लाख का इंटरेस्ट पे किया, अलाउ कर दो। जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया ना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो सब आपको अलाउ हो रहा है। देयर इज नो लिमिट हियर। व्हाई? बिकॉज आपको वो प्रॉपर्टी से जीबी कैलकुलेट करके आप टैक्स भरने को रेडी हो। दैट इज द रीजन। ठीक है, अच्छा, जब भी आप लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट का इंटरेस्ट निकालोगे, वो इंटरेस्ट पे कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। सेकेंडली, जो पर्पस है लोन का, वो लोन आपने क्यों लिया होगा? घर के एक्विजिशन के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, घर के रिपेयर के लिए, घर के रिन्यूअल के लिए, घर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता है। इट शुड बी रिलेटेड टू योर हाउस। अब देख लो, आपको मैं बता रहा हूं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में डिफरेंस बताओ। एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन, एक रेडीमेड घर मेरे को खरीदना है, बहुत महंगा था, मैं बैंक से लोन लेता हूं। ठीक है, तो जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो मेरे को अलाउ होगा। एक्विजिशन के लिए मैंने लोन लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब मेरी खुद की जगह थी और वहां पे मैं खुद का घर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, फॉर दैट पर्पस मेरे को पैसा चाहिए था, मैंने बैंक से लोन लिया और वो लोन का इंटरेस्ट मेरे को अलाउ होगा। ठीक है, घर का रिपेयर वर्क चल रहा है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर है,
बट मैं उसमें बहुत कुछ तोड़फोड़ कर रहा हूँ, कुछ रिपेयर कर रहा हूँ, और वो रिपेयर में अच्छा खासा खर्चा लग गया, ये भी मैं लोन ले रहा हूँ, उसका भी इंटरेस्ट अलग हो जाएगा। रिन्यूअल हो गया या रिकंस्ट्रक्शन, अलग अलग नाम दे सकते हो आप। व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन? घर को डिसमेंटल करके वापस मैं नया घर बना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी अगर होता है, ये सारे पर्पस के लिए जब भी आप लोन लेते हो तो वो लोन का इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी कौन सा चाहिए, लेट आउट या डीम टू लेट आउट, तो कोई सीलिंग लिमिट नहीं है, कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहां जो बाजू में ये क्या बोल रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी देख लो। फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज कंबाइंड, मैक्सिमम कितने घर को लो अलाउ कर रहा है टू बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड? दो, मैक्सिमम दो घर को ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। ठीक है। तो जो दो घर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माने हैं, वो दोनों घर का कंबाइंड इंटरेस्ट का सीलिंग लिमिट 2 लाख ही है। कितना है? 2 लाख। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। सपोज मेरा एक ही घर है, एक ही घर है, और वो घर मैं खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और वो घर के लिए मैंने बैंक से इंटरेस्ट में लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहा हूं 4 लाख का। भले ही मैं 4 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, बट मेरे को 4 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिल रहा है, मेरे को सिर्फ 2 लाख का मिल रहा है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट ने पहले ही बोल दिया कि बेटा तेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड घर से हमें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए तेरा भी फायदा कम कर देंगे। कंपैरिजन देख लो, लेट आउट डीम टू लेट आउट, गवर्नमेंट का फायदा है, गवर्नमेंट वहां पे कोई सीलिंग लिमिट नहीं लगा रही है। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट को कुछ एज सच मिल नहीं रहा है आपसे, आपका हर एक कैलकुलेशन जीरो है, उल्टा आप लॉस क्लेम कर रहे हो उसका। तो आपको ज्यादा लॉस क्लेम करने नहीं देंगे, ज्यादा लॉस क्लेम करने देंगे तो आप उसको सेट ऑफ कर दोगे आपके दूसरे हाउस प्रॉपर्टी के गेन से, और टैक्स को कम कर दोगे, तो गवर्नमेंट आपका फायदा कम कर रही है। फॉर दिस रीजन सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी का सीलिंग लिमिट है मैक्सिमम 2 लाख, वो भी एक घर का या दोनों घर का मिला के। मैं बोल रहा हूं मेरे दो घर है तो दोनों घर का अलग अलग 2-2 लाख का 4 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, दोनों घर का मिला के वो कंबाइंड सीलिंग 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ये 2 लाख का जो सीलिंग लिमिट है हर साल का है, कैसे? ऑब्वियसली इंटरेस्ट रिकरिंग होता है, जितने टाइम आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उतने टाइम आप हर साल 2-2 लाख का बेनिफिट क्लेम कर पाओगे। 2 लाख पर एनम का आपका बेनिफिट है पर ईयर। क्लियर है? अब कहानी में तो सुनो अच्छे से। ये जो 2 लाख का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये तभी मिलेगा अगर आप 3 कंडीशंस मीट करते हो। तो कितने कंडीशंस? 3 कंडीशंस। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लिखा है, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। सर ये 1 अप्रैल 1999 कहां से आ गया? गवर्नमेंट ने उस डेट से आगे टैक्स के लॉस चेंज कर दिए। बट फॉर अस दिस कंडीशन इज नॉट वेरी रेलेवेंट। क्यों भाई? आज अगर कोई भी घर के लिए लोन लेगा तो ऑब्वियसली 1999 के बाद ही लिया है ना। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है ऐसा लिखा है कि लोन बहुत पहले लिया, अभी तक वो लोन चल ही रहा है। 1999 के पहले लोन लिया, अभी तक चल सकता है, कुछ भरोसा नहीं है ना। बहुत रेयरली होगा, बट वेरी रेयर केस है ना, इतना पुराना लोन अभी भी चल रहा है। बट स्टिल क्वेश्चन में आ गया वैसा कुछ लिखा है, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस रखना है वहां पे। ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन क्या है, लोन शुड बी टेकन ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 1999। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या लिखा है, लोन कौन से पर्पस के लिए ले रहे हो? लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। फॉर कौन सा? क्या? फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, है ना। देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसे ड्रॉप हो रहा है। यस बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीज जो हाईलाइट किया ना उसको छोड़ के वो हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा है। हाईलाइट भी किया मैंने। ओके, सो अगेन ऐसे ही होता है, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन को हाईलाइट किया है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। क्या बता रहा हूं सुनो, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप जब लॉस क्लेम कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोल रही है बेटा इंटरेस्ट जो तूने लिया है उसका पर्पस लोन का दो ही होना चाहिए। कौन से दो पर्पस? या तो मैं घर को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, खुद का घर, या तो मैंने रेडीमेड घर खरीद लिया है। ओनली फॉर दीज टू रीजंस इफ यू आर टेकिंग सम लोन, ओनली देन यू कैन क्लेम इंटरेस्ट का डिडक्शन। दो ही पर्पस है। कौन से दो पर्पस? रिपीट करो फिर से, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, यहां पे कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन कुछ भी अलाउ कर रहे हो, इधर बहुत फ्रीडम दे दिया। क्यों? क्योंकि अगेन लॉजिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेट आउट या डीम्ड लेट आउट में गवर्नमेंट आपसे टैक्स निकलवाती है, तो आपको फायदा भी ज्यादा मिल रहा है, सीलिंग लिमिट भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है। इधर गवर्नमेंट को कुछ खास
नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ फायदा, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ये पर्पस के लिए अगर आपने घर के लिए लोन लिया है उसी का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम सीलिंग 2 लाख। कितने घर का? 2 घर का मिला के अलग अलग है? 2 घर का मिला के 2 लाख ही मिलेगा, 2 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। उतना ही लॉस आप क्लेम कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी से, सेल्फ ओकेड प्रॉपर्टी से, ठीक है। अच्छा, 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशन बताए। फर्स्ट कंडीशन, लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। सेकंड कंडीशन, लोन शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, इधर एक हिडन बच्चों, अच्छा ठीक है, और ये एक चीज और देखिए बच्चों, ये जो आपने लोन लिया है, ठीक है, घर बनाने के लिए, या एक चीज और बोल रहा है, विच इज कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल वॉज बोरोड। लोन लिया जिस साल में, वहां से 5 साल में घर बनना चाहिए, 5 साल में घर बन जाना चाहिए। ऐसे टाइम पास करते करते खुद का घर बना रहा है, खुद खतरनाक ही घर बन रहा है उसका, 2 साल से घर बन ही रहा है, नहीं चलेगा। हो गए तो ऑब्वियसली दिस कंडीशन इज नॉट रेलिवेंट नाउ। मैं बताता हूं रीजन है उसका। हाँ, नहीं हो, नहीं अनसर्टेनिटी वजह से डिले हुआ, ये कंडीशन आप मीट नहीं करोगे फिर, ठीक है। थर्ड क्या लिखा है, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर इज ऑब्टेन। वेरी इंपॉर्टेंट सुनना, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर इज ऑब्टेन यहां इसलिए लिखा है बिकॉज बहुत बार असेसी यहां बदमाशी करके कुछ भी बोलेगा कि मेरा इंटरेस्ट मैंने इतना पे किया है। भाई अगर तूने इतना इंटरेस्ट पे किया और तू इतना लॉस क्लेम कर रहा है तो भाई तू कुछ एविडेंस बता उसका। अब फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया घर को बनाने के लिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं सर्टिफिकेट लाऊंगा एविडेंस के तौर पे कि ये पूरे प्रीवियस ईयर का इतना इंटरेस्ट होता है। समझ में आया क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जब तक आप ये 3 कंडीशंस मीट करोगे तो आपको 3 कंडीशंस मीट करने के चक्कर में 2 लाख का मैक्सिमम इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख। कौन सी प्रॉपर्टी का? सेल्फ ऑक्यूप्ड प्रॉपर्टी का, दोनों प्रॉपर्टीज का मिला के 2 लाख। अब बच्चों यहां पे क्या हो रहा है पता है, कभी कभी हो सकता है ये 3 में से कोई कंडीशन असेसी मीट नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनो बात को, कल सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 लाख का जो आपका बेनिफिट है उसके लिए कितने कंडीशंस है? 3। आई एम रिपीटिंग दोस 3 कंडीशंस अगेन। लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ठीक है। लोन शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो भी 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। एंड थर्ड, सर्टिफिकेट लेंडर से। इसमें सीरियसली अगर आप चेक करोगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कौन सा कंडीशन थोड़ा सा हो सकता है भाई ये असेसी मीट नहीं कर रहा है। फर्स्ट तो बहुत ही इजी है ना यार, हम लोग अभी 2025 में रह रहे हैं, 2026 अभी चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ये तो भाई आज कोई भी लोन लेगा तो ये तो फर्स्ट अपने आप मीट कर रहा है बगैर कुछ किए, और लेंडर से सर्टिफिकेट लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट बच्चों, यहां हो सकता है कि असेसी ने लोन लिया है घर के रिन्यूअल के लिए, घर के रिपेयर के लिए, ऐसा कुछ हो गया क्वेश्चन में, तो मैं क्या बता रहा हूं सुनो, जो 2 लाख का जो आपका बेनिफिट है ना बच्चों, ये 3 कंडीशंस मीट करने पे जो मिल रहा है, सुनना यहां से, 2 लाख का बेनिफिट जो है ना, ये सीधा बेनिफिट ड्रॉप होकर 30,000 हो जाएगा। जो सीलिंग लिमिट 2 लाख का है, जो 3 कंडीशंस मीट करने पे आप एंजॉय कर सकते हो 2 लाख का सीलिंग लिमिट, दैट सीलिंग लिमिट विल नाउ ड्रॉप टू डायरेक्टली 30,000 इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट। एग्जाम में क्वेश्चन में आपको अगर वो लिख रहा है कि घर के रिपेयर के लिए लोन लिया, खत्म होगी बात, 3 में से एक कंडीशन मीट नहीं हो रहा है तो सीलिंग लिमिट वहां पे कितना हो जाएगा? 30,000, है ना। यहां पे बाजू में मैंने क्लियर किया, देख लो अच्छे से बच्चों। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड देन द सीलिंग लिमिट शैल बी reduced टू 30,000। फॉर इंस्टेंस इट मे हैपन दैट लोन इज टेकन फॉर रिपेयर्स, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ये सारे पर्पस यहां नहीं लिखे, यहां पे 2 ही पर्पस मेंशन कर रहे हैं। कौन से 2 पर्पस? कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन। अगर ऐसा कुछ हो गया बच्चों तो आपको सीलिंग लिमिट सीधा गिरा के कितना करना होगा? 30,000। एक एग्जांपल, अपने प्रीवियस ईयर में असेसी ने अपने सेल्फ ऑक्यूपेड घर के लिए लोन लिया रिपेयर पर्पस के लिए, और उसने पूरे साल का इंटरेस्ट पे किया से 70,000 रुपए। क्या करोगे? 70,000 का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। यहां सीलिंग लिमिट 2 लाख का नहीं है, सीलिंग लिमिट गिर के कितना हो गया? 30,000। सिर्फ 30,000 का बेनिफिट ले पाएगा। बेनिफिट गिव अप कर दिया उसने बेसिकली 40,000 का, भले ही 70,000 दिया है इंटरेस्ट, बट बेनिफिट सिर्फ 30,000 का ले पाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है। अच्छा,
एक और सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के आंसर करो, देख लो क्लास में कितना ध्यान है तुम लोगों का। मेरा एक घर है, मैंने उसको किराए पे दिया है, पूरे साल में मैंने घर के रिपेयर के लिए लोन लिया और उस लोन पे इंटरेस्ट जो है वो होता है से 5 लाख रुपए। घर के रिपेयर के लिए लोन लिया, घर के रिपेयर के लिए, और उसका इंटरेस्ट कितना है? 5 लाख। क्या करोगे? पूरा 5 लाख पूरा? क्यों? लेट आउट प्रॉपर्टी में कुछ झमेला ही नहीं है भाई। लेट आउट प्रॉपर्टी में सीलिंग लिमिट भी नहीं है और पर्पस भी नहीं पूछती गवर्नमेंट, कौन से पर्पस के लिए है मैटर नहीं करता ज्यादा। ठीक है, घर से रिलेटेड ही ना पर्पस, मिल जाएगा बेनिफिट। ठीक है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट, 5 लाख का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट इतनी दिलदार क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कोई पर्सन बेवकूफी होगा कि अगर उसने लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए इतना इंटरेस्ट का खर्चा किया और वो उसको किराए पे दे रहा है और कम किराया ले रहा है, ज्यादा ही लेगा किराया, है ना। तो गवर्नमेंट को पता है ये इतना खर्चा कर रहा है, तो मस्त ये टेनेंट को बोलेगा देखो अभी अभी मैंने खर्चा किया है, ये घर जो है बहुत महंगा है, ज्यादा किराया लेगा। इट्स वेरी ऑब्वियस, विन विन सिचुएशन एसएससी का और गवर्नमेंट का। समझ में है आपको? बताओ फिर से। इंटरेस्ट ये कंप्लीट करते हैं, देन विल स्टॉप। इंटरेस्ट बताओ चार्ट पूरा कैसे बन रहा है, कौन से प्रॉपर्टी है पहले उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करें। फर्स्ट ब्रांच में लेट आउट डीम लेट आउट, सेकंड में सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, लेट आउट डीम लेट आउट गवर्नमेंट बेनिफिट ज्यादा देगी, वो माइंडसेट से पूरा बोलना है। सीलिंग लिमिट है नहीं है? नहीं है। कौन से पर्पस के लोन ले रहे हो? घर से रिलेटेड ही होना चाहिए ऑब्वियसली। लोन लिया सपोज पर्सनल लोन, ऐसी घर से रिलेटेड नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यार। वो 5 पर्पस बताओ कौन से? कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, एनीथिंग दैट इज फिटिंग हाउस प्रॉपर्टी का पर्पस, है ना, कुछ भी चलेगा। अच्छा, और कोई सीलिंग लिमिट यहाँ पे नहीं है। बट इमेजिन करो यही घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम 2 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है उसका कंबाइंड बेनिफिट आपको 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता है। वो 2 लाख का जो सीलिंग लिमिट है दैट इज सब्जेक्ट टू 3 कंडीशंस बीइंग मेट। फर्स्ट कंडीशन, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 April 1999। Second condition, loan is taken for the purpose of acquisition or construction of the property and construction should be completed within 5 years from the previous year in which the loan was taken। जिस previous में लोन लिया वहां से 5 साल में आपको घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है या एक्विजिशन करना है। जिसमें से आपको क्या लगता है, कंस्ट्रक्शन को टाइम लगता है एक्विजिशन को? अरे एक्विजिशन में तो रेडीमेड है, लोन ले लिया घर खरीद लिया। कंस्ट्रक्शन को टाइम लग सकता है बट 5 साल में करो कंप्लीट। एंड लास्ट कंडीशन, certificate from the lender is obtained if these 3 conditions are being met, ceiling limit would be 2 lakh। if any of these 3 conditions is not met तो क्या होगा, ceiling limit will be dropped directly to 30,000। रिपेयर के लिए 30,000, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 30,000। ठीक है, समझा क्या? we will stop here।